सभी मेरे प्यारे व्यूवर्स का वेलकम है टीएससी क्लास में। आज से फिर शुरू करेंगे क्लास को रेगुलरली पहले की तरह। आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो मर्दा के कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड है कि मर्दा में अवयव का किसका कितना प्रतिशत संगठन होता है और उनका मर्दा में पौधों के लिए क्या रोल है। वीडियो को खास रखने के लिए कुछ अलग से पिक्चर का उपयोग किया गया है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। शुरू करें फटाफट से, आओ कुछ नया सीखते हैं। तो इनका प्रतिशत देख लेते हैं कि तो आज इनका मर्दा अवयव का जो है मर्दा में कितना कितना प्रतिशत होता है ये देख लेते हैं। एक तो होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है रंध्रावकाश। जो सॉलिड पार्ट है वो भी 50% होता है और रंध्रावकाश भी 50% होता है। रंध्रावकाश को इंग्लिश में पोर स्पेस बोलते हैं। और जो सॉलिड पार्ट है जिसमें एक तो खनिज पदार्थ आता है, खनिज पदार्थ और ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सॉलिड पार्ट में आते हैं। और जो रंध्रावकाश है उसमें एयर, हवा और वाटर और जल आता है। खनिज पदार्थ का जो प्रतिशत है मृदा में वो 45% है। 45% खनिज पदार्थ की मात्रा एक साधारण जो मृदा होती है उसमें एवरेज में जो है 45% इसकी मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल की 5% मात्रा पाई जाती है। 5% और 45% खनिज पदार्थ की, तो ये 50% हो गया। उसके बाद में 50% पोर स्पेस रंध्रावकाश होता है जिसमें हवा की मात्रा होती है 25%। ये 20 से 30 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हवा मृदा में कम या ज़्यादा हो सकती है। एवरेज में अगर ये देखें तो यहाँ पे जो है 25% आएगा। 25%। वाटर, जल, ये भी जो है 20 से 30%, अर्थात एवरेज में कितनी प्रतिशत होगी? 25%। 25%। ये मृदा में जो है इनका प्रतिशत है। यहाँ पे अगर मान लो कि मृदा में जल की मात्रा बढ़ जाती है, मृदा जो है पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाती है और मृदा में ऊपर पानी दिखाई दे रहा है, तो फिर हवा की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। अगर मान लो हवा की मात्रा बढ़ती है, वाटर जल की मात्रा घटती है, तो फिर हवा की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी और जल की परसेंटेज कम हो जाएगी। तो ये जो है स्टेबल नहीं है। एयर और हवा जो है स्टेबल नहीं है। इधर ऑर्गेनिक मटेरियल जो कार्बनिक पदार्थ है ये भी स्टेबल प्रत्येक मृदा में जो है एक जैसा नहीं हो। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% नहीं पाई जाती है, लेकिन एक अच्छी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% से ऊपर होना जरूरी है। अगर उस मृदा में 5% से कम ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ है तो वो फसल उगाने के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बेस्ट नहीं है, बेटर नहीं है। और मिनरल की जो है वो 45% मात्रा होनी चाहिए। एक अच्छी मृदा में जो है 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। ये जो कंपोनेंट जो अवयव है सोइल में इनका, ये ओलियोमेट्रिक बेस में है। ओलियोमेट्रिक का मतलब होता है आयतनात्मक आधार। आयतनात्मक के आधार पर जो है ये इनका प्रतिशत बताया गया है मृदा में कि कौन से कंपोनेंट या अवयव का कितना कितना मृदा में प्रतिशत होता है, भाग होता है। अब इनको एक बार एक एक करके देखते हैं। इसके पहले जो है हम कुछ
टर्म हैं उन टर्म्स को हम जान लेते हैं ताकि हमें आगे के जो पॉइंट हैं वो समझने में आसानी रहे। तो क्रिस्टलोइड क्रिस्टलोइड क्या है? एक क्रिस्टल विभिन्न प्राकृतिक सामग्रियों से बना एक संरचना है। एक क्रिस्टल जो होता है वो प्राकृतिक विभिन्न प्रकार की कई प्राकृतिक सामग्रियों से बनी एक संरचना होती है। जैसे कि मान लो कोई क्रिस्टल है तो वो क्रिस्टल कई प्रकार की चीजों से बना हुआ रहता है। जबकि एक खनिज अपने आप में एक सामग्री है। जैसे कि मान लो चूना या जिप्सम। जैसे कि जिप्सम जो है उसमें जिंक भी होता है, सल्फर भी होता है। जिप्सम में कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट जैसे कि चूने का जो है फॉर्मूला है, तो कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम भी होगा, सल्फर भी होगा। तो जो खनिज जो होता है वो एक सामग्री है। जैसे कि मान लो खनिज, अ, ये एक खनिज है और इसमें कैल्शियम भी है और सल्फर भी है। जबकि एक क्रिस्टल विभिन्न प्राकृतिक सामग्रियों से बना एक संरचना होती है। दो या दो से अधिक खनिजों में वास्तव में एक ही रासायनिक संरचना हो सकती है। अगर दो या दो से अधिक खनिज हैं तो उनकी रासायनिक संरचना एक जैसी हो सकती है, लेकिन लेकिन जब क्रिस्टल संरचना की बात आती है तो ये पूरी तरह से अलग होती है। आगे देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं ये क्रिस्टल। जैसे कि मान लो कि ये जैसे कि क्वार्टर्ज जो होता है, क्वार्टर्ज जिसमें SiO2 इसका फॉर्मूला होता है क्वार्टर्ज का, SiO2 SiO2। तो ये क्वार्टर्ज जो होता है ये खनिज है और इसमें सिलिका भी होती है और O2 भी होता है। तो खनिज जो है एक अपने आप में एक सामग्री है। कोलॉइड्स और क्रिस्टलोइड में डिफरेंस देख लेते हैं कि कोलॉइड्स क्या होता है। आप जैसे कि कुछ इस जैसे कोई शब्द आ गया, कोलॉइड आ गया, क्रिस्टलोइड आ गया, और अगर कोई पूछ ले कि कोलॉइड क्या है, क्रिस्टलोइड क्या है, तो कोलॉइड जो है जैसे कि मान लो कि वाटर है, जल है, और जल में अगर मान लो कि दूध मिला दिया जाए तो उस घोल को उस सॉल्यूशन को फिर अपन कहेंगे कोलॉइड, कोलाइड कहेंगे उसे। लेकिन अगर जल में साल्ट नमक घोल दिया जाए तो ये हो जाएगा क्रिस्टलोइड, क्योंकि जो है यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो मिलाया गया है, साल्ट मिलाया गया है। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे इसकी परिभाषा दे रखी थी कि पेन किधर गया, इसकी परिभाषा दे रखी थी कि ये विभिन्न प्राकृतिक सामग्रियों से बनी एक संरचना है। विभिन्न प्राकृतिक, यहाँ पे प्राकृतिक सामग्रियां कौन कौन सी आ गए, एक तो सामग्री हमने वाटर ले ली और एक जो है साल्ट नमक ले लिया, तो दो सामग्री हो गई। और दो सामग्रियों से हमने एक नई संरचना तैयार की जिसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलोइड कहेंगे। ये क्रिस्टलोइड की संरचना है। आगे देखते हैं ह्यूमस क्या होता है, सोइल कोलाइड्स क्या होता है। सोइल कोलाइड्स क्या होता है, सोइल कोलाइड्स मृदा कोलाइड्स मिट्टी के सबसे सक्रिय घटक होते हैं। अर्थात जो मृदा कोलाइड्स हैं इनका महत्वपूर्ण रोल होता है मृदा में। ये मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। मृदा की जो भौतिक संरचना होती है मृदा में, जैसे जैसे सॉइल टेक्सचर, जो सॉइल स्ट्रक्चर होती है, मृदा के जो कण होते हैं वो भौतिक संरचना हो जाती है। और रासायनिक गुण जैसे कि भाई उसका पीएच क्या है, उसकी सीईसी क्या है। तो ये जो रासायनिक गुण और भौतिक जो गुण है मृदा के, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मृदा कोलाइड्स के ऊपर। ये बहुत छोटे होते हैं। मृदा कोलाइड्स की अगर कोई साइज पूछ ले कि मृदा कोलाइड्स जो है ये
की साइज कितनी होती है? तो इनकी साइज होती है 0.001 mm। यहाँ पे ये mm में दे रखा है, और अगर इंच में अगर बताना पड़े तो इंच में है 0.0004। ये इंच में इसकी साइज दे रखी है। तो ये सोइल कोलाइड्स, मृदा कोलाइड्स के की संरचना है, साइज है। और ये 0.001 से 1000वें तक हो सकती है। अन्य मिट्टी के कणों की तरह कुछ कोलाइड भी जो है वो खनिज होते हैं, खनिज, जबकि अन्य जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब ये समझने की बात है कि मिट्टी की जो कण हैं उनकी तरह मृदा कोलाइड्स जो हैं वो भी खनिज होते हैं। तो खनिज की कितनी मात्रा हो गई? 45%। और जो बाकी जो 5% सॉलिड पार्ट बचता है उसमें अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब ह्यूमस देख लेते हैं, ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में बनता है। कैसे बनता है? ये पौधे और पशु पदार्थ का अपघटन होने से, अपक्षित होने से जब सड़ जाता है, पौधों के जो अवशेष हैं, पशुओं के जो अवशेष हैं, जब मृदा में सड़ गल जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, तब ह्यूमस का निर्माण होता है। जब पौधे जब पौधे की टहनियाँ और अन्य जो सामग्री है जमीन में गिरती है, तो ये क्या ढेर हो जाता है, और इस सामग्री को हम क्या कहते हैं? पत्ती कूड़े कहते हैं। जब जानवर मर जाते हैं तो उनके अवशेष कूड़े में मिल जाते हैं, और फिर ये अपघटित होकर, सड़ गल कर ह्यूमस का निर्माण एक जो काला पदार्थ होता है। इधर आप पिक्चर में देखें कि जो एक काला पदार्थ है जिसमें पेड़ पौधों की पत्तियां, उसकी टहनियाँ, फल फूल, ये सब इसमें सड़े मिक्स हुए हैं, और ये एक अपघटित फुल कंप्लीटली जो है डिग्रेडेड मटेरियल है, अपघटित मटेरियल है, जो कि एक ह्यूमस बन जाता है जिसमें जानवरों के अवशेष हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं। तो इसे हम ह्यूमस कहते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है, और काला इसका रंग कैसा होता है? काला, ब्लैक। इधर सोल कोलाइड्स जो हैं, अगर मान लो कि सोइल कोलाइड्स जिसमें हाई सीईसी होने पर, यहाँ पर जो मृदा की जो कोलाइड्स हैं, जो कण हैं, उसकी चारों ओर कई प्रकार के जो हैं जो पोषक तत्व हैं वो उसकी सरफेस में जमा हो जाते हैं हाई सीईसी पर। और जब लो सीईसी होती है तो उसके आसपास, उसकी सतह के ऊपर जो है बहुत ही कम पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, उसकी सरफेस पर लगे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम सोइल कोलाइड्स और ह्यूमस के बारे में हमने जान लिया है। अब दूसरी टर्म्स देखते हैं। अब जो है मृदा के जो अवयव हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु, तो इनका मृदा में क्या उपयोग है, खनिज पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, और पौधों के लिए वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो आप जैसे कि पहले ये देखिए कि खनिज पदार्थ जो होता है वो कैसे इसका निर्माण होता है। तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि चट्टानें हैं, चट्टानों के टूटने से खनिज पदार्थ का निर्माण होता है। खनिज पदार्थों का जो आकार है और संगठन है वो पैतृक पदार्थों के अनुसार निर्धारित होता है। पैतृक पदार्थ का मतलब है कि उसका जो पेरेंट मटेरियल है, पैतृक जो पदार्थ हैं, जैसे कि अगर मान लो कि वो रेड कलर के चट्टानों से टूट कर आया है तो मृदा कैसी होगी? रेड कलर की। और उसका आकार भी वैसा होगा और संगठन भी वैसा होगा। जैसे कि रेड कलर में जो जो संगठन है, जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग होते हैं, और जैसे कि कोई जो चट्टाने हैं उनका संगठन अलग होता है, आकार अलग होता है। तो इस प्रकार से खनिज पदार्थ का जो संगठन और आकार है वो पैतृक पदार्थों के ऊपर डिपेंड करता है। खनिज पदार्थ खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होता है। तो खनिज पदार्थ का निर्माण कैसे होता है?
चट्टानों के डिग्रेड हो जाने से। अब चट्टानों का डिग्रेडेशन कैसे होता है, कैसे चट्टानों का अफेक्ट से होता है कि भाई जैसे कि मान लो कि इसका जो अफेक्ट है चट्टानों का, वो कई कारणों से होता है। इसके कई मतलब फैक्टर हैं जिससे इसका अफेक्ट होता है। इसमें पहला है जल के द्वारा। जब बरसात होती है तो चट्टाने टूट टूट के जो है पानी के साथ बहकर नीचे आ जाते हैं। जो कण जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं बहकर। हवा चलती है तो हवा से भी चट्टानें जो है धीरे धीरे घिसती है, टूटती है, इस प्रकार से भी आ जाती हैं। और जैसे कि मान लो कि सर्दी पड़ती है और पानी अंदर जो है चट्टानों की दरारों में जम जाता है, तो जम जाने से क्या है चट्टानें टूटने लगती हैं, दरारें पड़ने लगती हैं और फिर वो जो चट्टानें हैं वो टूट टूट कर जो है मैदानों में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से चट्टानों का अपक्षय होता रहता है। गर्मी में चट्टानें पिघलने लगती हैं, सर्दी में जो है जमने लगती हैं। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है, खिंचाव, वापस से कुड़ना, फिर बढ़ना, तो इससे क्या है चट्टानें टूट जाती हैं। ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ भाग के 90% से अधिक भाग में खनिज पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ कितना होता है 50%। 50% का हम 90% निकालते हैं, तो 90% 50% का 90% जो भाग है उसमें खनिज पदार्थ होंगे और बाकी का क्या होगा कार्बनिक पदार्थ, जो कि विभिन्न आकार के। ये जो खनिज पदार्थ हैं ये विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ कौन कौन से किस प्रकार के कणों के में पाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि कंकड़ कंकड़ ये पेन दिख नहीं रहा। कंकड़ कंकड़, पत्थर, सैंड, सिल्ट और मृत्तिका, इसमें इस आकार के कणों में जो है खनिज पदार्थ मृदा में पाए जाते हैं। वो कंकड़ के रूप में हो सकते हैं, पत्थर के रूप में हो सकते हैं, रेत के रूप में हो सकते हैं, सैंड के रूप में, सिल्ट के रूप में हो सकते हैं और मृत्तिका कले के रूप में अंश में ये पाए जा सकते हैं। मृदा में बालू और सिल्ट अंश में अधिक मात्रा में खनिज, क्वार्टज और फेल्सपार होते हैं। कि भाई कने का मतलब ये है कि जो मृदा में बालू होती है, बालू और जो सिल्ट हैं उनमें क्वार्टज की और फेल्सपार की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये क्वार्टज क्या होता है, ये क्वार्टज मैंने आपको बताया कि SiO2 ये क्वार्टज का फॉर्मूला है SiO2। तो इसमें क्या है सिलिका ज़्यादा होती है, सिलिका मतलब रेत, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है क्वार्टज में। और फेल्सपार ये भी खनिज है। तो इस प्रकार से दोनों खनिज हैं और इन दोनों खनिज की मात्रा जो प्रतिशत है वो बालू और सिल्ट में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मृदा के जो खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका होते हैं, एल्युमिनियम होता है, आयरन और ऑक्सीजन। मृदा के जो खनिज पदार्थ हैं, मृदा के खनिज पदार्थों में 90% सिलिका की, एल्युमिनियम की, आयरन की और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। मृदा में मृत्तिका अंश में सेकेंडरी खनिजों की प्रधानता होती है। मृत्तिका मतलब क्ले, जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल में जो है सेकेंडरी खनिजों की प्रधानता अर्थात डोमिनेंसी किसकी होती है सेकेंडरी खनिज की, सेकेंडरी मिनरल्स की। आगे देखते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, इसका मृदा में कितना प्रतिशत होता है और इसका पौधों की वृद्धि में पौधों के लिए क्या रोल है कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ पौधों और पशुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से बनता है। किससे बनता है ये, पौधों के अवशेषों और उनके पौधों के पशुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है 3 से 5% भारात्मक भाग के रूप में, आयतनात्मक के रूप में नहीं, भारात्मक, भार के आधार पर इसकी मात्रा 3 से 5% होती है, आयतनात्मक के आधार पर इसकी मात्रा होती है 5%। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से
मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। अरे भाई, जैसे कि मान लो कि सूक्ष्म जीवों की अगर सूक्ष्म जीवों का और पौधों के अवशेषों का, पशुओं के अवशेषों का जब निरंतर विच्छेद होगा, तो इससे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो उससे मृदा की उत्पादकता भी बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। कार्बनिक पदार्थ का क्या काम है मृदा में? पोषक तत्वों को प्रदान करना, पौधों के लिए पोषक तत्वों को प्रदान करना। मृदा वातन में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी और मृदा संरचना में सुधार, ये सब काम कौन करता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बनिक पदार्थ। अगर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, बढ़िया है, संतुलित है, बैलेंस में है, तो जो एरेशन है मृदा में, एरेशन भी अच्छा रहेगा, मृदा की जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, अधिक समय तक मृदा जल को धारण कर सकती है, जिससे बार बार मृदा में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और मृदा संरचना में भी सुधार हो जाता है, जिससे कि सीड सही तरह से अंकुरित जर्मिनेट कर सके, अच्छी तरह से वृद्धि कर सके। मृदा में कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदन या विच्छेदन के रूप में या सड़े गले पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। मृदा में अधिकतर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आंशिक विच्छेदित होते हैं, अर्थात पूरी तरह से विच्छेदित नहीं होते हैं। लेकिन अगर उसमें पर्याप्त सूक्ष्म जीव हैं, उनको जैसे जो उनको सड़ाने वाले सूक्ष्म जीव मृदा में पूरी तरह से उपलब्ध हैं, तो फिर कार्बनिक पदार्थ भी जो है पूरी तरह से विच्छेदित होके मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, उनका प्रतिशत होता है, और पौधों की वृद्धि में वे किस प्रकार सहायक है, ये सब जो है हमने इसमें डिटेल में देख लिया। मृदा जल, मृदा जल इसका आयतात्मक जो हिस्सा है मृदा में वो होता है 25%। जल मृदा और स्पेस में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो जल है वो मृदा के रंध्रावकाशों में किस मात्रा से धारित होता है? परिवर्तनीय बल, अर्थात उसमें परिवर्तनीय बल लगता रहता है। अगर मान लो कि परिवर्तनीय बल ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि हवा की मात्रा ज्यादा हो गई तो जल की मात्रा कम हो जाती है, जल की मात्रा ज्यादा हो गई तो हवा की मात्रा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये रंध्रावकाशों में इसकी जो मात्रा है वो घटती या बढ़ती रहती है। मृदा के पोषण के लिए मृदा जल की भूमिका अहम है, अर्थात अगर मृदा में जल ही नहीं होगा तो पौधे पोषण कैसे करेंगे? उसमें जो पोषक तत्व हैं उनके लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से कैसे होगा? तो ये सब कुछ जो है जल के द्वारा ही होता है। जल उन्हें पोषक तत्व बहाकर उनकी जड़ों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से मृदा जल पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ये लवणों और पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को क्या करता है? पोषित करता है। अर्थात मृदा जल लवणों को भी घोल लेता है और जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको घोल लेता है, पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे पौधे जो है उसको अवशोषित कर लेते हैं। मृदा जो जल है वो मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइट की प्रकृति और रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। मृदा जल किसके ऊपर निर्भर करता है? कि मृदा की संरचना कैसी है। अगर मृदा की संरचना अच्छी है तो मृदा जल भी उसमें बढ़िया रहेगा, अधिक समय तक रहेगा। मृदा गठन सोइल टेक्सचर अगर ठीक है, सोइल स्ट्रक्चर ठीक है, मृदा संरचना ठीक है, तब उसमें जल उपलब्ध रहेगा, अधिक समय तक रहेगा। सोइल टेक्सचर, मृदा गठन ठीक है तो इस पर उसमें भी मृदा जल ठीक रहेगा, उसकी मात्रा ठीक रहेगी। अगर मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़िया है, अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़िया है, और जो मृदा के कोलाइड्स हैं उनकी प्रकृति ठीक है, उनका नेचर ठीक है, रंध्रावकाश भी ठीक है, तो फिर मृदा जल जो है मृदा में एक बैलेंस फॉर्म में रहेगा और पौधों की वृद्धि में सहायक होगा।
आगे है मृदा वायु। मृदा वायु जो है रंध्रावकाशों में इसकी मात्रा होती है, इसका आयतात्मक भाग होता है 25%। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित होती है। मृदा वायु कहाँ होती है? रंध्रावकाशों में। मृदा जल भी वैसे रंध्रावकाशों में होता है, तो मृदा वायु भी रंध्रावकाशों में होती है। तो रंध्रावकाशों में मृदा वायु उपस्थित होते हैं और इसका वितरण जो है असमान होता है, अर्थात प्रत्येक जगह पर मृदा वायु की मात्रा एक समान नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है। मृदा में कितनी प्रतिशत होती है? CO2 की मात्रा होती है इसमें 0.3%, जबकि CO2 वायुमंडल में कितनी होती है? 0.03% वायुमंडल में CO2 की मात्रा पाई जाती है। CO2 की मात्रा 0.03% वायुमंडल में। जबकि अगर कोई पूछ ले कि मृदा वायु कितनी होती है, मृदा वायु की मात्रा मतलब प्रतिशत कितना होता है, मृदा में वायु CO2 का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.3% होता है। यह जल वाष्प से सेचुरेटेड होती है। कौन? जो वायुमंडलीय जो हवा है, जो वायु है, वो जल की वाष्प से सेचुरेटेड होती हैं, संचरित होती हैं। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। मृदा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल से कम होती है, क्योंकि वायुमंडल में तो ऑक्सीजन जो है 20.6 की समथिंग ऐसे होती है, 20.6 अर्थात 21% होती है। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। लेकिन नाइट्रोजन जो मृदा में जो है वो 78% नहीं होती है, कम होते हैं, जैसे कि 72-73 के आसपास। और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जैसे कि मृदा की जो गहराई है, मृदा की गहराई के साथ साथ CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए मृदा में जो विच्छेदित करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वो सब सॉइल ऊपर की मृदा में अधिक पाए जाते हैं और ऊपर की मृदा अधिक विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीवों के रहने के कारण वहां पर यह पूरी तरह विच्छेदित होती है। ठीक है, समझ में आया? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमियां हैं या कुछ सुधार करना है या फिर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो नंबर है वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा और जो